उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झुरिया नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव में एक ऐसा घर है जिसके सामने से गुजरते समय युवाओं से लेके बुजुर्गों तक हर किसी के मन में डर बैठ जाता था। खास तौर पर पुरुषों को इस घर के सामने से निकलने में बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। गांव में साफ साफ कहा जाता है कि उस मकान के सामने से कभी भी सीधा मत गुजरना, और अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो उस घर की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत। दरअसल उस घर में 3 महिलाएं रहती थी। उनमें 2 सगी बहनें और तीसरी उसकी माँ होती थी। इन तीनों के बारे में गांव में ये धारणा बनी हुई थी कि अगर किसी की नजर उन पर पड़ जाए या उनकी नजर किसी और पे पड़ जाए तो समझ लो कि उसका बुरा वक्त शुरू होना तय है। सबसे छोटी बेटी सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा एक्टिव रहती थी। जितनी वो देखने में सुंदर और आकर्षक थी, उससे कहीं ज्यादा मीठी और लुभावनी बातें वो किया करती थी। सामने वाला व्यक्ति उसकी खूबसूरती और उसकी बातों में इस कदर उलझ जाता था कि धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगता था। फिर सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप्स के जरिए उससे बातचीत शुरू करता था और धीरे धीरे बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता था। वो सामने वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह फंसा लेती थी। कुछ समय बाद वो खुद अपने कपड़े खुद उतारना शुरू करती और सामने वालों को भी उतारने के लिए वो कहती। भावनाओं में बहकर सामने वाला जो व्यक्ति होता था वो अपने कपड़े उतारने लगता था। अब जैसे ही वो ऐसा करता, उसी वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती और उसकी तस्वीर भी खींच ली जाती थी। इन फोटो और वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही होता था, जितना हो सके उससे उतना पैसा वसूलना इस फोटो के बदले। अगर कोई व्यक्ति पैसे देने से इनकार करता तो उस पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती। अब बदनामी के डर से ज्यादातर लोग उस झंझट में पड़ना पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो चुपचाप पैसे दे देते थे। जब ये लड़की पकड़ी जाती है तो एक जानकारी में ये सामने आता है कि ये लड़की अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि अयोध्या में तैनात एक सर्कल ऑफिसर, एक दरोगा और करीब 15 से 17 पुलिसकर्मी भी उसके जाल में फंस चुके थे। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो पूरे इलाके में उसके नाम की दहशत फैल जाती है। हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और इसकी पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ी हुई है। 20 जनवरी 2026 की शाम करीब 5:15 बजे मॉडल शॉप के ठीक सामने एक कार खड़ी थी। तभी अचानक वहां से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है। लोग वहां पे समझ जाते हैं कि ये एक गोली चलने की आवाज है। भीड़ भाड़ के बीच कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि गोली किसने चलाई है और किसे लगी है। फिर देखते ही देखते वहां शोर मचता है और आसपास के लोग वहां पे जमा होने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में पुलिस को ये सूचना दे दी गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंच के वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस ने वहां पे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक रिवॉल्वर था और गोली चलाते वक्त वो लड़की के हाथ में देखा गया था। एक तरफ 3 लड़के थे और दूसरी तरफ 4-5 लोग, लेकिन लड़की सिर्फ एक ही थी। जांच के दौरान पता चला कि एक लड़के के पेट में गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो मामला धीरे धीरे यहाँ पे साफ होने लगा। जांच के दौरान सामने आया कि घायल युवक का नाम विशाल मिश्रा है। विशाल ने पुलिस को बताया कि वो एक अस्पताल में मैनेजर की नौकरी करता है। कुछ समय पहले उसके पास इस लड़की का फोन आया था। फोन पर उससे कहा गया कि वो सिंघारिया चौराहे पर मॉडल शॉप के सामने आ जाए। विशाल ने पूछताछ में यह भी बताया कि इससे पहले वो लड़की उससे करीब 12,000 रुपए ले चुकी थी और उस दिन फिर से 50,000 रुपए की मांग कर रही थी। इसी वजह से वो अपने 2-3 दोस्तों को भी साथ लेकर वहां पहुंचा था। उसके साथ अमिताभ और शैलेश नाम के दोस्त भी थे। उसने ये भी बताया कि उस दिन उस लड़की का जन्मदिन था और वो पार्टी मनाने की तैयारी में थी। उसने विशाल से कहा कि उसे पैसे चाहिए। जब विशाल ने 20,000 रुपए दिखाए तो लड़की नाराज हो गई। उसने कहा कि 20 नहीं 50 चाहिए, इतना कम क्यों लाए हो। विशाल ने जवाब दिया कि उसके पास फिलहाल इतने ही पैसे हैं। वो पहले ही 12,000 रुपए दे चुका है और अब इससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। ये सुनते ही लड़की को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। लड़की के साथ मौजूद एक व्यक्ति के हाथ में वहां पे रिवॉल्वर थी। लड़की ने उससे हाथ से उस रिवॉल्वर को छीन लिया और सीधे विशाल के सीने पे तान दिया। उसे धमकी देते हुए वो कहने लगी कि आज तुम गोली खाकर ही यहाँ से जाओगे। ये सुनते ही विशाल घबरा जाता है।
वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। तभी इसी दौरान उसका दोस्त जो अमिताभ था वो बीच में आ जाता है और गोली उसके पेट में लग जाती है। अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वो खून से लथपथ होकर वहां पे जमीन पे गिर पड़ता है। अब यहाँ पर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और वहां पे डॉक्टर ने उसकी हालत जो है वो चिंताजनक बताई। घटना के बाद पुलिस ने लड़की और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि इस लड़की का नाम पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है। फिर विशाल की शिकायत के आधार पर यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई और इस मामले में गंभीर धाराएं भी लगाई गई। अब पुलिस ने लड़की की आपराधिक रिकॉर्ड जो है उसको खंगालना शुरू किया। पूछताछ में इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि ये लड़की बेहद शातिर और खतरनाक है। इसका नाम अंशिका सिंह है। इससे पहले भी वो 12 अक्टूबर 2025 को चर्चा में आ चुकी है। हुआ ये था कि उस समय गोरखपुर के बनस्पति चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक लाल रंग की थार वहां से गुजर रही थी। जैसे ही कार सवारों को चेकिंग का पता चला, उन्होंने गाड़ी मोड़कर वापस जाने की कोशिश की। तभी पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को पकड़ लिया गया और देखा गया कि उसमें अंशिका और उसके साथ उसके 3-4 साथी बैठे हुए थे। पुलिस ने उनसे भागने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बस चेकिंग देखकर लौट रहे थे। अब जब पुलिस ने गाड़ी का नंबर अपनी एप्लीकेशन में डाला तो पता चला कि गाड़ी किसी और के नाम पर थी। नंबर प्लेट और चेसिस नंबर का कोई मिलान नहीं था। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से 4 अलग अलग नंबर प्लेट भी बरामद होती है। इनमें बिहार और हरियाणा की प्लेट भी शामिल थी। अब इस सब से मामला जो था वो और ज्यादा संगीन हो जाता है। जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने दिल्ली में फर्जी पहचान पत्र देकर थार किराए पर ली थी। घूमने के बहाने उन्होंने गाड़ी ली और फिर फरार हो गए। इस तरह वो अलग अलग जगह घूमते रहे और जरूरत के हिसाब से नंबर प्लेट को बदलते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे ये चढ़ ही जाते हैं। अब इस मामले में भी एफआईआर दर्ज होती है। फिर लड़के को जेल भेज दिया जाता है, जबकि लड़की को कानूनी राहत मिल जाती है और वो बाहर आ जाती है। इसके बाद पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी और उसकी हिस्ट्री को खंगालनी शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि अंशिका सिंह संत कबीर नगर जिले के झुरिया गांव की रहने वाली होती है। उसके पिता एक किसान थे। परिवार में 4 बेटियां और 1 बेटा था। 2 बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी। साल 2021 में उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी कमजोर पड़ गई। माँ और बेटियों पर कोई सख्त निगरानी नहीं रही और धीरे धीरे दोनों छोटी बेटियां आजाद हो गई। तीसरे नंबर की बेटी गांव में काफी बदनाम हो चुकी थी। इनके घर पर अक्सर लड़कों का आना जाना लगा रहता था। घर के जो इकलौता बेटा था उसकी शादी हो चुकी थी। जब उसे अपनी माँ और बहनों की चाल चलन का पता चला तो वो अपना गांव छोड़ दिया और वो अपनी पत्नी के साथ पुणे महाराष्ट्र में आकर रहने लगा और बदनामी के डर से वो अपने गांव कभी वापस लौटा ही नहीं। इधर गांव में जो सबसे छोटी बेटी थी, शुरुआत में लोगों को उससे बहुत उम्मीद थी कि वो कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इन लोगों के नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ था। साल 2021 में देवरिया के राज विश्वकर्मा पर इस लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए। दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा को दर्ज कराया गया। बाद में समझौता हुआ और लाखों रुपए वसूले गए और यहीं से इनके धंधे का जो तेज था वो चालू हुआ। इसके बाद ये लड़कियां खलीलाबाद में किराए के मकान में रहने लगी। मकान मालिक को पड़ोसी ने शिकायत की कि उसके यहाँ दिन रात लड़कों का आना जाना लगा रहता है, जिससे मोहल्ले का माहौल जो है वो खराब हो रहा है। जब मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कहा इन लड़कियों को, तो अंशिका ने 2 लाख रुपए की मांग की। धमकी दी कि नहीं देने पर जेल भेजवा देगी। अब डर के कारण मकान मालिक पुलिस के पास गया और पुलिस ने सीसीटीवी लगाने की सलाह दी, लेकिन अंशिका वहां से चुपचाप निकल गई। इसके बाद दीघा बाईपास इलाके में सूरज सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए गए इन लड़कियों के द्वारा। मारपीट, गाली गलौज और दुष्कर्म जैसी धाराएं लगाई गई। अब इन सब के चलते सूरज सिंह को जेल जाना पड़ा। बाद में समझौते की कोशिश हुई, लेकिन पैसे की वजह से बात नहीं बनी। फिर सूरज सिंह की जैसी जमानत हुई, फिर से उस पर केस हो गया। फिर इसी तरह प्रियांशु सिंह से भी पैसे वसूले गए। उसके पिता ने थाने और मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई धीमी रही। अंशिका सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय थी। इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे।
उसकी लाइफस्टाइल देखकर लगता था कि वो लाखों कमाती है। और इसी दौरान अयोध्या में तैनात एक सीईओ उससे जुड़ गया। बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और फिर ब्लैकमेल शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईओ ने भी पैसे देकर मामला दबाया। फिर एक दरोगा समेत करीब 15 से 17 पुलिसकर्मी भी उसके जाल में फंस गए। बदनामी और नौकरी जाने के डर से उन्होंने भी पैसे दे दिए और फिर जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में थाने के अंदर करीब 5 घंटे तक पंचायत चली और आखिरकार फैसला हुआ कि मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाए और फिर दरोगा से भी सोने की चैन और नगद पैसे भी यहाँ पे वसूले गए। अब गोलीकांड के बाद जब अंशिका का मोबाइल जांचा गया तो पता चला कि उसने करीब 150 लोगों को फंसाया था और वो गिरोह की तरह काम कर रही थी। अब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर कैंट के सर्किल ऑफिसर ने बताया कि हर पहलू की यहाँ पे जांच हो रही है। कौन कौन पुलिसकर्मी फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, सब कुछ कैसे हुआ, सब कुछ यहाँ पे जांचा जा रहा है, पड़ताला जा रहा है। फिलहाल अंशिका जेल में है, लेकिन कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको समझाना है कि सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे बहुत बड़ा गहरा अंधेरा छिपा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ के करें। आप सब सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।